India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साकेत बिल्डिंग हादसा मामले में एमिकस क्यूरी ने साकेत बिल्डिंग हादसे की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने बिल्डिंग बायलॉज के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर नाराजगी जताई। पूरे देश में निगरानी रखने की जरूरत बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली पर मांगा जवाब। एनएसयूआई की याचिका पर राजनीतिक मकसद का सीबीएसई ने विरोध किया। ओएसएम खामियों की स्वतंत्र जांच और मैनुअल जांच की मांग। यूपी कोर्ट का आदेश पर अवैध हिरासत और फर्जी रिकॉर्ड बनाने पर थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिरासत को सही ठहराने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री बनाई गई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, दरगाह के अस्तित्व मात्र से जमीन वक्फ का नहीं, वक्फ बोर्ड को स्वामित्व कानूनी रूप से साबित करना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालत की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित कर उन वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जिसमें एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को हत्यारा कहा गया था और 30 मई को साकेत में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका में नियुक्त एमिकस क्यूरी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने दिल्ली नगर निगम पर लगातार लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि एमसीडी की अनदेखी के कारण साकेत इलाके में इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में भवन कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई, भवन दुर्घटनाओं में जवाबदेही तय करने, घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग शामिल है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण, बिल्डिंग बायलॉज और नियमों के खुलेआम उल्लंघन तथा अधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर दायर अपील पर सुनवाई के दौरान नियुक्त एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि बिल्डिंग बायलॉज और भूमि उपयोग से जुड़े नियमों का बड़े पैमाने पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया कि लागू नियमों का उल्लंघन कर अक्सर प्रतिबंधित क्षेत्रों सहित निर्माण किए जाते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि निर्माण पूरा होने के बाद ऐसी जमीनों और इमारतों का इस्तेमाल अक्सर उस मकसद से अलग कामों के लिए किया जाता है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी ने मूल रूप से मंजूरी दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर देश भर में निगरानी रखने की जरूरत है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 2 सहमत अविवाहित वयस्कों के बीच शारीरिक संबंध अपने आप में किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल राय बनाने का अधिकार नहीं हो सकता। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि हर रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, इसलिए सिर्फ रिश्ता शादी में न बदलने की वजह से ये नहीं माना जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है। कोर्ट ने क्या कहा, ये सुने। 2 सहमत अविवाहित वयस्कों के बीच शारीरिक संबंध को अपने आप और केवल इसी आधार पर उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता और नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो 2 सहमत अविवाहित वयस्कों को अपनी पसंद का रिश्ता रखने से रोकता हो, ऐसा पीठ ने कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के वादे पर दुष्कर्म के मामले में लोक अदालत के सामने समझौता करना अपराध स्वीकार करना नहीं है।
अगर रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समझौता पीड़िता पर थोपा गया था, तो नियोक्ता उस समझौते से प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। हर रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, इसलिए केवल इसलिए कि रिश्ता शादी में परिणत नहीं हुआ, ये मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है। पीठ ने टिप्पणियां तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवार गजुला तिरुपति की अंतिम नियुक्ति रद्द करने को रद्द करते हुए की। 2014 में तिरुपति के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था, जिसे उसने आवेदन पत्र में खुद बताया था। मामला पड़ोसी से रिश्ते से जुड़ा था और 2015 में लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। आईपीसी की धारा 376 के तहत कभी आरोप तय नहीं हुए। भर्ती बोर्ड ने पहले चयन रद्द किया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इसे रद्द कर बोर्ड को फिर से विचार करने को कहा। बोर्ड ने फिर रद्द किया तो एकल पीठ ने दोबारा नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने एकल पीठ का आदेश पलट दिया और कहा कि अपराध का समझौता बरी होने के बराबर नहीं है। इसके बाद तिरुपति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लंबे रिश्तों में सहमति की परिकल्पना। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में विवाह पूर्व संबंध आम है और अधिकारियों को इस बदलाव के प्रति संवेदनशील होना होगा। अगर दो वयस्कों का रिश्ता कई साल तक चलता है तो वैध सहमति की परिकल्पना बनती है। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी सिर्फ शिकायतकर्ता ही बता सकती थी। जब उसने केस आगे नहीं बढ़ाया और समझौते पर सहमति दी, तो बोर्ड के लिए लाइनों के बीच पढ़कर चरित्र पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई अवसर नहीं था। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने थाने के अंदर ही थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि उन्होंने एक व्यक्ति को 2 दिन से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और हिरासत को सही ठहराने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री बनाई। कासगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जिशान मसूद ने कहा कि एसएचओ का ये कृत्य कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया गया कार्य की श्रेणी में नहीं आता। एसएचओ के किसी भी कृत्य को कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया गया कार्य के दायरे में नहीं माना जा सकता। बिना कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत और झूठी फर्जी जीडी एंट्री कराना कर्तव्य निर्वहन के तहत कार्य नहीं कहा जा सकता, ऐसा सीजेएम ने कहा। 3 जून का यह आदेश संजय यादव की शिकायत पर आया। यादव ने आरोप लगाया था कि उसे 28 अप्रैल 2026 से बिना प्रक्रिया और वकील से मिलने की अनुमति दिए पुलिस थाने में रखा गया। कोर्ट ने थाने का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें यादव 28 अप्रैल दोपहर से 29 अप्रैल देर रात तक लगातार लॉकअप के बाहर बैठा दिख रहा था। एसएचओ ने बाद में माना कि यादव 30 अप्रैल तक थाने में था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे अपराध हैं जिनमें आमतौर पर गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। ऐसे मामलों में पुलिस को पहले बीएनएसएस की धारा 35 उपधारा 3 के तहत उपस्थिति का नोटिस देना चाहिए था, पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। 30 अप्रैल की जीडी एंट्री में लिखा था कि यादव ने थाने के बाहर हंगामा किया, लेकिन सीसीटीवी और कासगंज के एसपी की रिपोर्ट दोनों ने साबित किया कि उस समय यादव थाने के अंदर था, यानी जीडी एंट्री झूठी और गढ़ी हुई थी। रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने कहा, इस अदालत की पुख्ता राय है कि एसएचओ साहबर अवैध हिरासत और जालसाजी के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गौतम एस पटेल और उनके परिवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व विवाद में दिए गए 2024 के फैसले के बाद भारत और ब्रिटेन में लगातार धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। 23 अप्रैल 2024 को जस्टिस पटेल ने फैसला सुनाया था कि मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें दाई और मौजूदा नेता ही समुदाय के सही हकदार हैं। उन्होंने 9 साल पुरानी याचिका खारिज कर दी थी, जो नेतृत्व को चुनौती देने वाले ताहिर फखरुद्दीन ने दायर की थी। फखरुद्दीन ये साबित नहीं कर सके कि उन्हें सैयदना के रूप में नियुक्त किया गया था। ये फैसला अभी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती के अधीन है। पिछले 10 महीनों से जस्टिस पटेल के परिवार को कोई धमकियां मिली हैं। सबसे ताजा घटना 5 जून की है। लंदन में उनकी बेटी को भेजे गए एक गुमनाम पत्र में हिंसा बढ़ाने और परिवार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट जारी होने की चेतावनी दी गई। पत्र पर जर्मनी का पोस्टल मार्क था और फर्जी लंदन पता लिखा था। साथ में एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस भी भेजी गई थी, जो अब हार्टफोर्डशायर पुलिस के पास है।
सुरक्षा कारणों से परिवार ने डिवाइस नहीं खोली। पत्रों में मांग की गई कि जस्टिस पटेल यूट्यूब वीडियो के जरिए अपने फैसले को सार्वजनिक रूप से वापस लें और ये बयान कानूनी संस्थाओं व मीडिया को भेजें। पहली धमकी अगस्त 2025 में मिली थी, जब मुंबई स्थित उनके घर और लंदन में बेटी को पत्र भेजे गए। एक पत्र में लंदन में बेटी के घर में चोरी की जिम्मेदारी भी ली गई थी। इसके बाद 22 अप्रैल 2026 को सड़क पर उनकी बेटी पर हमला हुआ, जिसमें उनकी नाक की हड्डी टूट गई और वे खून से लथपथ हो गई थी। जस्टिस पटेल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को इस बारे में सूचित किया है। ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई में पहले एक गैर संज्ञेय शिकायत दर्ज की गई थी। दाऊदी बोहरा समुदाय का ये विवाद 92 सैयदाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के निधन के बाद शुरू हुआ। उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन 53वें दाई बने, लेकिन उनके सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने गुप्त नस्ल के आधार पर खुद को दाई बताया। समझौता न होने पर कुतुबुद्दीन ने 29 मार्च 2014 को हाईकोर्ट की याचिका दायर की। 2016 में कुतुबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन वादी बने। 9 साल चली सुनवाई के बाद अप्रैल 2024 में याचिका खारिज हुई। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कक्षा 12 के छात्रों को प्रभावित करने वाली सीबीएसई की ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग यानी कि ओएसएम प्रणाली में व्यापक अनियमितताओं और तकनीकी विफलता का आरोप लगाने वाली एनएसयूआई की जनहित याचिका पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सीबीएसई के इस विरोध के जवाब बावजूद नोटिस जारी किया कि याचिका राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। सीबीएसई की ओर से पेश वकील एमए नियाजी ने अदालत को बताया कि बोर्ड छात्रों से लगातार संपर्क में है और सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये पीआईएल है, इसमें कोई तत्कालिकता नहीं है और ये पोषणीय भी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र शाखा है और वे शिक्षा को इस तरह राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहते। एनएसयूआई के वकील ने जवाब में कहा कि इसी तरह की स्थिति में भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी द्वारा दायर याचिका को अदालत ने स्वीकार किया था। हाईकोर्ट ने पीआईएल पर सीबीएसई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 12 जून तय की है। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ के माध्यम से दायर याचिका में उन छात्रों को क्षतिपूर्ति अंक देने का निर्देश मांगा गया है जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं गायब, धुंधली या गलत मूल्यांकन हुई। याचिका में ओएसएम प्रणाली से जुड़ी बड़े पैमाने की अनियमितताओं, कमियों, तकनीकी खामियों और शिकायत निवारण की विफलताओं की स्वतंत्र जांच और स्कैन कॉपी या मूल्यांकन की शुद्धता पर विवाद की स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल दोबारा जांच व भौतिक सत्यापन के आदेश भी मांगे गए हैं। साथ ही प्रभावित छात्रों को राहत के लिए सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल 1 महीने और खुला रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका के अनुसार कक्षा 12 के अंक विश्वविद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रोफेशनल कोर्स में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए मूल्यांकन की कोई भी त्रुटि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। याचिकाकर्ता के मुताबिक देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परिणाम घोषित होने के बाद स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का धुंधला होना, पन्ने गायब होना, अधूरा अपलोड होना, उत्तर पुस्तिका का मेल न खाना और अप्रत्याशित रूप से कम अंक मिलने की शिकायतें की हैं, जो ओएसएम प्रणाली में व्यवस्थागत खामियों को दर्शाती हैं, न कि अलग अलग घटनाओं को। याचिका में कहा गया कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देखने के पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी को सीबीएसई ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। परिणाम घोषित होने के बाद थोड़े ही समय में लगभग 1,27,146 आवेदन 3,87,399 स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े जमा किए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में किसी विदेशी नागरिक के साथ बलात्कार बेहद गंभीर अपराध है। कोर्ट कोडागू के होमस्टे में 33 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक से कथित बलात्कार के मामले की जांच रिकॉर्ड तलब कर रहा था और इस पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस एम नागरत्ना होमस्टे मालिक पालेकेंडा पोनप्पा की याचिका सुन रहे थे। पोनप्पा पर आरोप है कि उन्होंने घटना की जानकारी अधिकारियों से छिपाई।
इसी आरोप में 19 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद 2 मई को जमानत उन्हें मिली। वे एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं और 15 लाख मुआवजा मांग कर रहे हैं। जज ने आपराधिक कार्यवाही पर तत्काल रोक से इनकार करते हुए कहा कि जांच कागज देखे बिना एक तरफा रोक नहीं दी जा सकती और विदेशी नागरिक से बलात्कार बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक को पूरी जांच रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून को होगी है। मामले के अनुसार 25 वर्षीय होमस्टे कर्मी ने 12 अप्रैल को पर्यटक के पेय में नशा मिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। कर्मी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। पोनप्पा के वकील अंगद कमाथ ने कहा कि मीडिया में मुवक्किल को पहले से जानकारी और शिकायतकर्ता को कैद रखने वाला बताया गया, जबकि शिकायत में ये आरोप नहीं थे। केस से व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। पोनप्पा ने सीसीटीवी फुटेज पेश किए और कहा कि जांच में ड्राइवर सहित अन्य की भूमिका भी देखी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि पहले जांच रिकॉर्ड देखकर ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर निर्णय लेगा। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दरगाह के केवल अस्तित्व से वो जमीन वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती। जस्टिस के गोविंदराजन तिलकावाड़ी में 5 जून के फैसले में स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड को जमीन पर स्वामित्व कानूनी रूप से साबित करना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी संस्था को कानून के अनुसार वक्फ के रूप में स्थापित या माना ना जाए, तब तक बोर्ड को अधिकार क्षेत्र स्वतः नहीं मिलता। हर कब्र या दरगाह अपने आप वक्फ नहीं होती। इसके लिए मुस्लिम कानून के तहत किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण जरूरी है। कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का वो प्रस्ताव रद्द कर दिया जिसमें उसने चेन्नई के ट्रिपिकेन स्थित सरकार सैयद हबीबुल्ला शाह कादरी आरिफ रब्बानी हजरत दरगाह के लिए मुतवल्ली नियुक्त किया और सर्वेक्षण से पहले ही वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकरण का निर्देश दिया। मामला कमराज रोड की 240 साल पुरानी दरगाह से जुड़ा था, जिसका रखरखाव याचिकाकर्ता का परिवार 40 साल से कर रहा था। उसने बोर्ड द्वारा शेख शैसा को मुतवल्ली बनाने को चुनौती दी और कहा कि जमीन लोक निर्माण विभाग की है, वक्फ बोर्ड की नहीं। बोर्ड ने विरोध किया और कहा कि जमीन मूल रूप से दरगाह की थी, जो बाद में नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के पास चली गई और धारा 36 उपधारा 4 के तहत पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि जमीन सरकारी पोरम्बोक है और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को बिना किराए पर दी गई है। साथ ही परिवार ने सहमति बिना धोखे से पंजीकरण कराया। कोर्ट ने पाया कि संपत्ति औकाफ सूची में नहीं है, न सर्वे हुआ है, न गजट अधिसूचना हुई है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ घोषित करने से पहले सर्वेक्षण अनिवार्य है और हर दरगाह को स्वतः वक्फ नहीं माना जा सकता। विवाद सिविल कोर्ट द्वारा तय होना चाहिए। कोर्ट ने मुतवल्ली नियुक्ति और पंजीकरण के आदेश रद्द कर दिए क्योंकि वक्फ समर्पण का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केरल हाईकोर्ट के जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने 8 जून 2026 को 2017 एक्ट्रेस हमले मामले की पीड़िता की याचिका सुनने से खुद को अलग कर लिया। पीड़िता ने मेमोरी कार्ड में मौजूद हमले के दृश्यों तक अवैध पहुंच की जांच के लिए विशेष जांच दल से नई और व्यापक जांच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सेबेस्टियन ने पीड़िता के वकील से पूछा कि क्या प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की गई थी। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा कि मेमोरी कार्ड तक गैर कानूनी पहुंच के आरोपी के खिलाफ कोई विभागीय, अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई शुरू हुई है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़िता ने पहले इसी राहत के लिए याचिका दायर की थी, उसका क्या हुआ। जज ने कहा कि पिछली याचिका में तथ्य जांच का आदेश दिया गया था और पूछा कि क्या जांच रिपोर्ट उस जज के सामने रखी गई और उस पर विचार हुआ। जज ने कहा कि मामला विस्तार से सुनवाई का है और मामले को आगे बढ़ा दिया। बाद में जस्टिस सेबेस्टियन ने खुद को अलग कर, क्योंकि जब पीड़िता के पूर्व वकील ने प्रशासनिक शिकायत दायर की थी तब वह रजिस्ट्रार जिला न्यायपालिका के पद पर थे। 2022 में दायर पिछली याचिका को हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में निपटाते हुए एर्नाकुलम जिला और स्तर न्यायाधीश को आरोपों पर तथ्य जांच का निर्देश दिया था। वर्तमान याचिका में पीड़िता ने उसी जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है।
याचिका में पीड़िता ने मांग की है कि साइबर या डिजिटल फॉरेंसिक के विशेषज्ञ सहित विशेष जांच दल बनाए जाएं, जो मेमोरी कार्ड तक अनधिकृत पहुंच की समयबद्ध, प्रभावी, निष्पक्ष और व्यापक जांच करें। पिछले साल ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया था, जबकि 6 अन्य को दोषी ठहराया था। मामला 17 फरवरी 2017 कोच्चि के बाहरी इलाके में चलती गाड़ी में अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। आरोपियों ने हमले का वीडियो बनाकर मेमोरी कार्ड में कॉपी किया था, जिसे बाद में एक आरोपी ने अलुआ मजिस्ट्रेट में पेश किया था और उसके बाद में बरी कर दिया गया था। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.